ईरान इजराइल युद्ध को 11 दिन हो चुके हैं। इजराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक में तेहरान की हजारों इमारतें खंडहर हो चुकी हैं। आईआरजीसी के प्रमुख सैन्य ठिकाने भी मलबे में तब्दील हैं। ईरान में अब तक 1700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन खामनेई और प्रमुख सैन्य कमांडरों की मौत के बावजूद ईरान ना तो झुकने को तैयार है और ना ही पीछे हटने को। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अभी भी ईरान का कंट्रोल है, जहां हजारों तेल टैंकर फंसे हैं और पूरी दुनिया तेल के लिए त्राही त्राही कर रही है। ईरान की मिसाइलें अभी भी तेल अवीव और अमेरिकी सैन्य बेसों पर आग उगल रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ट्रंप को हासिल क्या हुआ? क्या ईरान को हल्के में लेना बड़बोले ट्रंप को भारी पड़ गया? 11 दिन में अमेरिका को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हो चुका है। दरअसल ट्रंप ने सोचा था कि मादुरो की तरह खामनेई को मारकर वो ईरान को भी झुकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन उनका ये सपना चूर चूर हो चुका है। न तो ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ और न ही आईआरजीसी का खात्मा हुआ। ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियों के बावजूद ईरान में खामनेई के बेटे मुस्तफा को सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। सुपर पावर के सामने ईरान न सिर्फ युद्ध में डटा हुआ है, बल्कि मजबूती से खड़ा भी है। यही वजह है कि ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि अभी तो जंग शुरू हुई है, ईरान के खिलाफ ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जिन्हें दुनिया ने देखा तक नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि ईरान की सत्ता में कौन बैठेगा ये हम तय करेंगे, लेकिन ईरान में स्पेशल फोर्सेस उतारने की बात कही। अब ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि ये युद्ध लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उनके पास न तो कोई नेवी है और न ही संचार व्यवस्था और न ही कोई एयरफोर्स। उनकी मिसाइलें कभी कभी ही दिखाई देती हैं। उनके ड्रोन हर जगह नष्ट किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ड्रोन बनाने के कारखाने भी तबाह हो चुके हैं। अगर आप देखें तो उनके पास अब कुछ नहीं बचा। लेकिन ट्रंप के युद्ध खत्म होने के दावे पर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने करारा पलटवार किया है और कहा है कि युद्ध का अंत अमेरिका नहीं तय करेगा। अब खाड़ी का भविष्य तेहरान की सेनाओं के हाथों में है। हॉर्मुज से उनकी मर्जी के बिना 1 लीटर भी तेल एक्सपोर्ट नहीं होगा। आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिका से 10 साल तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। ट्रंप के बयान से ऐसा लग रहा है कि जंग में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान हो रहा है और ट्रंप को लगने लगा है कि वो ईरान में फंस चुके हैं। Everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So it's obviously been very, very powerful, very effective. सवाल यह है कि युद्ध कौन खत्म करेगा, ट्रंप या ईरान? ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारिजानी ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है और कहा है कि ईरानी लोग धमकियों से डरते नहीं हैं। दुश्मनों को लगा था कि अली खामनेई की मौत के बाद ईरान राजनीतिक संकट में फंस जाएगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के जरिए मुस्तफा खामनेई को नया नेता चुन लिया गया है। आईआरजीसी ने नए नेता के प्रति पूरी निष्ठा जताई है और कहा है कि वो नए सुप्रीम लीडर के आदेशों का पूरी तरह पालन करेगा। दरअसल धमकी देते हुए ट्रंप ने कहा था कि किसी भी नए ईरानी लीडर को लंबा कार्यकाल अमेरिका पर निर्भर करेगा। अगर उसे हमसे अप्रूवल नहीं मिलता है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। इससे पहले नेतन्याहू ने धमकी दी थी कि वो नए सुप्रीम लीडर को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ईरानी संसद ने ट्रंप की धमकियों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है और मुस्तफा को नया लीडर चुन लिया है। दूसरी तरफ ईरान से जंग छेड़कर अमेरिका ने पूरी दुनिया को तेल के संकट में डाल दिया है। पिछले दिनों ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी नेवी बहुत जल्द हॉर्मुज को अपने कब्जे में लेगी और तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करेगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका। तेल संकट बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ नेतन्याहू और ट्रंप को चिढ़ाते हुए ईरान ने अब हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों के गुजरने को लेकर एक नई शर्त रखी है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईआरजीसी ने कहा है कि कुछ देशों के जहाज़ों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन देशों को पहले इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से निकालना होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट क्रूड ऑयल सप्लाई का अहम रूट है। दुनिया भर का 20% ऑयल इसी रास्ते से सप्लाई होता है। हॉर्मुज संकट की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी है। यानी ईरान जंग अब मिडिल ईस्ट में तेल की जंग बन गई है। ट्रंप ने अपनी जिद में दुनिया को ऑयल संकट में डाल दिया है।
सोमवार को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि फ्रांस होर्मुज में सैन्य एकॉर्ड मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। तेल टैंकरों और कंटेनरों की सुरक्षा के लिए फ्रांस 2 युद्धपोत लाल सागर में भेजेगा, लेकिन मैक्रो को भी ईरान ने करारा जवाब दिया और कहा कि युद्ध जारी रहने तक होर्मुज सुरक्षित नहीं होगा। अमेरिका इजराइल ने यहां युद्ध भड़काया है। ईरान ने कहा है कि जो लोग युद्ध भड़का रहे हैं वो शांति नहीं ला सकते। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो अमेरिका की बड़ी बड़ी तेल कंपनियां हैं, उनके मालिक डोनाल्ड ट्रंप के मित्र हैं, दोस्त हैं, कि अमेरिका की बड़ी बड़ी तेल कंपनियां आकर ईरान में ड्रिलिंग करें, कच्चा तेल और गैस निकालें। उसके बाद उस कच्चे तेल को किस देश को बेचा जाएगा या बेचा नहीं जाएगा, हो सकता है चीन को बेचने से मना कर दें, और किस कीमत पर बेचा जाएगा, मित्र देशों को कम कीमत पर और शत्रु देशों को ज़्यादा कीमत पर, ये सब डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। ईरान ने जो हमला किया उससे जितने गल्फ कंट्रीज़ हैं, कतार, ओमान, इराक, कुवैत, सऊदी, ये सारे परेशान हैं। इनको लगता है कि इन्होंने अमेरिका से पिछले 70 साल की जो दोस्ती पाली थी कि अमेरिका इनको संरक्षण देगा, प्रोटेक्ट करेगा, वह नहीं हुआ। जब ईरान की मिसाइलें उनकी तरफ दागी गईं तो वो मिसाइलें आकर उनके देश में अमेरिकन बेसिस पर गिरी, 1-2 जगह सिविलियन जगह पर भी गिरी। इससे ये सारे देश चिंतित हैं। जाहिर है ईरान में अमेरिका का हर प्लान फेल होता नजर आ रहा है, जबकि ईरान ने जो कहा था वो करके दिखा दिया है। उसने कहा था कि अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेसों और उसके तमाम सहयोगी देशों पर हमले करेगा। पिछले 11 दिन से ईरान ने इजराइल के साथ उन सभी खाड़ी देशों को टारगेट किया है जहां अमेरिका के सैन्य बेस हैं। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और कतर पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। ईरानी ड्रोन मिसाइलों को अमेरिकी सेना भी नहीं रोक पा रही है। कई देशों में अमेरिका को अपने दूतावास बंद करने पड़े हैं। ईरान के हमलों से अमेरिकी सैन्य बेसों पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके 7 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 20 सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की रीढ़ तोड़ दी है। उनकी नेवी के 50 वॉरशिप डुबो दिए हैं। उनका मिसाइल और ड्रोन पावर खत्म होने वाला है। लेकिन अमेरिका को समझ में आ गया है कि युद्ध लंबा खिंचा तो वो बहुत ज़्यादा घाटे में होने वाला है। ईरान को मालूम है कि उनकी नेवी ख़त्म हो गई है, एयरफोर्स ख़त्म हो गई है, उनके रॉकेट्स और मिसाइल्स भी अगले हफ्ते तक ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ईरान को ये मालूम है कि शायद अमेरिका ज़मीनी रास्ते से इराक के बॉर्डर की तरफ से ईरान पर हमला करेगा और तेहरान की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ऐसे में आईआरजीसी और ईरान की आर्मी मिलकर बॉर्डर पर और जितने रास्ते इराक के बॉर्डर से तेहरान की तरफ जा रहे हैं उस पर लगातार अमेरिकन फोर्सेस के साथ युद्ध करेगा। आईआरजी और ईरान की जो आर्मी है वो बहुत ही कॉम्बैट प्रूवन है। इनको मालूम है कि अमेरिका की फ़ौज को युद्ध में ईरान की जमी के अंदर किस तरह से उलझाए रखना है। इसी विश्वास के भरोसे आईआरजीसी कह रही है कि यह युद्ध अब लंबा चलेगा। आइए आपको दिखाते हैं कि अमेरिका को 10 दिन के युद्ध में कितना नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध में अमेरिका को हर दिन करीब $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है। 10 दिन में उसने करीब $10.35 बिलियन खर्च किए हैं। उसने $2.55 बिलियन के सैन्य उपकरण युद्ध में बर्बाद किए हैं। रडार सिस्टम और विमानों का भी नुकसान हुआ है। यही वजह है कि ट्रंप के सुर ढीले पड़ते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती कर दी। शुरू में जिस तरह से ट्रंप के तेवर दिख रहे थे, जिस तरह से ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे, उसमें नरमी दिख रही है। एक बार फिर उन्होंने कहा कि ईरान से बातचीत के लिए तैयार है, जबकि ईरान ने साफ कह दिया है कि किसी भी सूरत में वो कोई बातचीत नहीं करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान युद्ध में अकेला है और बुरी तरह से हार रहा है।
Iran stands alone, and they are badly losing. On day 10 of Operation Epic Fury, we are winning with an overwhelming and unrelenting focus on our objectives, which are the same as the day I gave my first briefing here on Operation Epic Fury. They're straightforward, and we are executing them with ruthless precision. दूसरी तरफ ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने कहा कि बड़े बड़े लोग ईरान को मिटाने की कोशिश कर चुके हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमें मिटाने के चक्कर में खुद मिट जाओ। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप को ईरान में हासिल क्या हुआ। ईरान के तेल पर कब्जे की मंशा भी अभी तक नाकाम रही है। पिछले 10 दिन से ट्रंप बार बार बयान बदल रहे हैं। कभी कहते हैं कि ईरान में स्पेशल फोर्स उतारेंगे, कभी कहते हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ ईरान में स्कूलों पर हमलों से मासूमों की हत्या को लेकर वो चौतरफा घिरे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रंप को समझ में आ गया है वो ईरान में फंस गए हैं, लिहाजा से जल्द इस युद्ध को समेटने में जुट गए हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ पूर्णिमा नाथ जी हैं जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर हैं जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट है। पूर्णिमा नाथ जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूर्णिमा जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये ट्रंप बार बार बयान क्यों बदल रहे हैं? बड़बोले ट्रंप हम उनको कहते हैं, कभी वो कुछ बयान देते हैं, कभी वो कुछ बयान देते हैं। कल वो कहने लगे युद्ध जल्दी खत्म होने वाला है। इससे पहले वो कह रहे थे कि हम ईरान को ऐसा मारेंगे, ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे कि दुनिया ने सोचा भी नहीं होगा। अब क्या आपको लगता है वो एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है मैं तो बुरी तरह फंस गया? अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। आपने एकदम सही कहा है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वॉर तो शुरू किया है लेकिन ख़त्म ईरान करेंगे। उनकी बयानबाजी से ईरानियन घबराए नहीं है। उनको ऐसे लगा था कि वो जो वेनेजुएला में डेल्सी रॉड्रिगस जैसा एक ट्रेटर अंदर में घुस के निकालेंगे और फिर खमेनी को हटाने से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ना उनको रिजीम चेंज ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, ना उनको जो मिसाइल डिफेंस ऑपरेशन उनको सक्सेसफुल हुआ, ना उनको वहाँ पे ईरानियन को ख़त्म करने पाए। नथिंग ही हैज़ अचीव्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं और एग्जिट करने की कोशिश में वो बयानबाजी देते रहे, कभी ये कभी वो। अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज़ बाइंग इट एनी मोर। और ईरान की ये सिचुएशन है कि वो एग्जिस्टेंशियल वॉर लड़ रहे हैं और मरेंगे या मारेंगे ये चूज करके वो लड़ाई कर रहे हैं। उनके पास दे हैव नथिंग टू लूज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब ट्रंप ऐसे नहीं सोच सकता कि रिलीजियो पॉलिटिकल लीडर को ख़त्म करके वो जाके बोल देंगे, दुनिया को डरा के धमका के बोल देंगे कि मैंने सब कुछ पा लिया, हम लोग विन कर दिया। सारे एंटायर अमेरिकन लोगों के पीछे वो टारगेट लगाया है। दिस इज डोनाल्ड ट्रम्प्स बिगेस्ट मिस्टेक, परहैप्स द वर्स्ट मिस्टेक। शायद उनको उठा के ही लेके जाएंगे। एंड ही इज नॉट गोइंग टू विन दिस 2026 नवंबर इलेक्शन। अगर ये इलेक्शन होने देंगे, फेयर और फ्री इलेक्शन हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप और हमारी पार्टी हार जाएंगे। ये बात सच है और ये कोई कह नहीं रहा है। हमारे पार्टी से हमारे जैसे लोगों को भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हम सच की पाथ चलने की कोशिश करते हैं, ना इधर ना उधर, ना कभी इस मुंह से चलते ना कभी उस मुंह से चलते। सच अगर पाथ अगर अपना लिया, वो पाथ कठिन होता है, हमें पता है, लेकिन हम डरने वालों में से में नहीं है। लेकिन तो पूर्णिमा जी यहाँ पर सवाल साहब ये खड़ा होता है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर 2026 में, जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे और जिसमें ट्रंप को जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। वो तो राष्ट्रवाद का जो लव है उसको जगाने के लिए ईरान पर हमला कर रहे थे। वो ये दिखाना चाहते थे, देखिए अमेरिका आज भी दुनिया का सबसे पावरफुल देश है और मैं दुनिया का सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री। लेकिन जो हालात बने हैं उसके चलते क्या वो ये युद्ध
नवंबर के चुनावों के मद्देनजर जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ जाएगा। वो कौन होता है, वो कौन होता है डिसाइड करने वाले, क्या चाहते क्या नहीं चाहते, दुनिया वही सोचेंगे। उन्होंने चाहा जंग शुरू हुई, अब उनके हाथ में नहीं है। ही कांट डिसाइड द फेट ऑफ इरानियंस। ही कांट डिसाइड उनके वहां पे किसको बिठाएंगे किसको नहीं बिठाएंगे। डेल्सी रॉड्रिगस उनके कैंपेन फंड में 2017 में उनको $500,000 दिया था। दैट वाज हर टिकट। शी सोल्ड हर सेल्फ एंड हर सोल एंड हर ओन बॉस टू सिट इन दैट पोजिशन। डेल्सी रॉड्रिगस सब नहीं है। ईरान में आप दो तीन ऐसे भी निकाल के देखेंगे, फिर भी उनको निकाल के फिर IRGC अभी भी है ना, आपने निकाल तो दिया है, धमकाया डराया, फिर भी मुश्तबा आया है ना। आप ईरान मान लिया क्या? आप अगर बोलेंगे युद्ध शुरू हुआ, युद्ध शुरू हो गया, आप बोलेंगे युद्ध खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो जाएगा। ये क्या, ये कौन सी बात है? आपको इंडिया में भी धमका रहे हैं और परमिशन दे रहे हैं कि रशिया से तेल खरीदने के लिए 30 दिन समय दिया। भाई आप होते कौन हो? आप ईरान के जैसे रिस्पॉन्ड करो ना। आप ईरान से सीखो। मेरे ख्याल से ईरान से हमारे जैसे लोगों को भी बहुत कुछ सीखना है। छोटे से है उनका, ना डिफेंस बजट अमेरिका के साथ मिलता है, ना उनका एबिलिटी है अमेरिका जैसा, लेकिन वो छोटे से चींटी एक हाथी को टक्कर लगाया। आप समझ नहीं रहे वो कहाँ पे आए। उनका जो मनोबल है, उनका जो विल पावर है, दिस इज अमेजिंग। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अमेरिका को कहाँ पे बिठा दिया। अभी ट्रंप भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हिसाब से हम लोग टैक्टिकली विन कर दिया। बहुत अच्छी है, आपने खामेनी को हटा दिया, लेकिन उसमें विन कैसे है? स्ट्रेटेजिकली विनिंग इज डन बाय ईरान। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या उनका एसिमेट्रिकल वॉर अफेयर हो, उनकी मिसाइल सिस्टम हो, ड्रोन सिस्टम हो, उनकी लिटरली जाके उनके रेडर सेंसर को भी निकाल दिए। आप बोल रहे हो लिंसी ग्राम के जैसा डिस्गस्टिंग पीपल, वॉर मॉन्गर, जाके बोल रहे कि सऊदी को आना है, सबको आना है। अभी क्यों? वो तुम्हें बोले थे कि वॉर में जाओ। वो नहीं भी आएंगे फिर भी वो लोग ठीक है। फंसेंगे, और आएंगे भी तो और भी फंसेंगे। तो ये अगर अकेले है, उनका प्रॉक्सी है, बार बार बोलते रहे कि उनका प्रॉक्सी है। अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं है। यूक्रेन कौन है? अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं है। और ये कौन है? कर्ड्स को जो अभी मोबिलाइज करने की बात कर रहे थे, वो कौन है? अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं है। तो ये जो नैरेटिव प्रोपागेंडा साई ऑफ वॉर चल रही है बाय अमेरिका, दिस इज द डेंजर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लोगों को दिखा रहा है हम विन कर रहे हैं। नो, दिस हैज बीन दिस हैज नॉट बीन ए स्ट्रेटेजिक विन, इट वाज ए टैक्टिकल बैटल, दैट्स इट। उसके बाद whatever goal he had, which has not been even clearly told to us, हमें बिना बताए हमारे कांग्रेस से परमिशन लेके वो चला गया वॉर में। अब कांग्रेस कौन है? MPs है ना, हमारे जैसे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव है ना वो लोग, उनसे परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन आप वहां पे जाके बोल रहे हो नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे जो डेमोक्रेसी की सिचुएशन है वो भी खराब होते जा रही है। अभी जो आपने इलेक्शन बोले हैं, इलेक्शन अगर करवाने देंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, तब आप देखेंगे कि हमारे पार्टी कितनी बुरी तरह हम लोग लूज ठीक है। करे। कोई सुन ही ठीक नहीं है। रहे ना, ठीक कोई है। मैं उनको मैं बोल ये रहे। कह दूं दर्शकों को, मैं ये कह दूं पूर्णिमा नाथ जी रिपब्लिकन पार्टी में है, ट्रंप की पार्टी में है, लेकिन ट्रंप की नीतियों का बिल्कुल समर्थन नहीं करती। तो उनकी बात को सुनिए पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ। जनरल कोचर, आपको भी लगता है कि ट्रंप यहां पर मुश्किल में फंस गए हैं? आप पूर्णिमा जी की बात से एग्री करते हैं या आपके डिसएग्रीमेंट के भी कुछ पॉइंट्स हैं? देखिए, मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, बिकॉज पूर्णिमा जी का एक्चुअली काफी जो उनके कमेंट्स हैं वो डोमेस्टिक एरियाज में है। मैं एक जियो पॉलिटिक्स की तरफ देखना चाहता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ईरान कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। मैं इसको बाद में आऊंगा कि इसको अमेरिका ने क्यों किया, और ये जो लड़ाई आपकी आगे कहाँ जा रही है। जिस तरीके से ईरान अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को इस्तेमाल कर रहा है इस रीजन में, और ख़ास तौर पे हाउथीज और हमास, 7 अक्टूबर का इंसिडेंट जो इजराइल के साथ हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता है। और ये हजबुल्ला को जिस तरीके से फंड किया जा रहा है, लड़ाई इस लड़ी जा रही है, ये लड़ाई अमेरिका की है ही नहीं। और हम इसको अमेरिका को बार बार इस लड़ाई में लेके आ रहे हैं। ये एक्चुअली लड़ाई इजराइल की है, और इसमें अमेरिका फंस गया।
और इसको आपको समझना पड़ेगा, बारीकी चीज है ये इस काफी मैं एक सटल चीज आपको बता रहा हूं। ये जो नेतन्याहू के प्रेशर में पड़ के अमेरिका इस लड़ाई में फंस गया है, चाहे ये एप्स्टीन फाइल्स का इफेक्ट हो, अपनी अपनी आवाम की अटेंशन को डाइवर्ट करने का इफेक्ट हो, या ज्यूज की जो इन्फ्लुएंस है आज गवर्नमेंट में, ये उसका इफेक्ट, ये कोई भी इफेक्ट हो सकता है। इसको इजराइल ने लड़ाई अपने पहले, इसको पहला वार किसने किया इस लड़ाई में? जब आपकी बातचीत चली रही थी और एक अच्छे प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही थी, आपने वियना में भी अपनी नेक्स्ट वेन्यू आपने डिसाइड कर लिया था कि अभी हम इसको मिलेंगे और हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे। न्यूक्लियर के ऊपर भी ईरान लगभग राजी हो चुका था। इसको लड़ाई छेड़ने की वजह, और जब इसराइल ने लड़ाई छेड़ी तो मार्को रूबियो की जो पहली स्टेटमेंट है, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। उसको मार्को रूबियो ने एक्चुअली बोला था कि हम मजबूर हो गए इस लड़ाई में जाने के लिए क्योंकि इसराइल ने इसको छेड़ दिया। पर सर अमेरिका भी तो क्या बच्चा हम तो उसको, थोड़ी है, अमेरिका बच्चा थोड़ी है कि इजराइल ने लड़ाई छेड़ दी तो अमेरिका बिना सोचे समझे इस लड़ाई के अंदर कूद गया, ऐसा भी थोड़ी होगा। मैं इस मेरिट पे नहीं जानना चाहता कि ईरान दूध का धुला है कि इजराइल दूध का धुला है कि अमेरिका दूध का धुला। मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जंग खत्म कौन करेगा, ईरान करेगा या अमेरिका करेगा? ओके दीपक जी, आपको ये बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी नहीं बोलिए था। आप, मैं सिर्फ आपको इंटरप्ट करना चाह रहा था वहां पर अपने पॉइंट को रखने के लिए। बोलिए आप। नहीं ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड अपनी जगह। जहां पे मैं इसको यूं खत्म कौन करेगा, लड़ाई दोनों देशों को खत्म करनी पड़ेगी। अगर हम ये बोलेंगे ईरान खत्म करेगा, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज अमेरिका भी लड़ाई तब खत्म होगी जब सीज फायर होगा। और सीज फायर कब होगा? जब दोनों देश मिलकर बात करेंगे, बोलेंगे कि हम इस लड़ाई को खत्म करते हैं। 12 दिन की लड़ाई में उसको मैं आपको एक इसका एग्जांपल देना चाहता हूँ। 12 दिन की लड़ाई में वो इसको लड़ाई कैसे खत्म हुई? बिकॉज इजराइल और अमेरिका ने पहल की कि भाई अभी इसको खत्म करते, बातचीत करते, लड़ाई को खत्म करते। ईरान ने बोला ओके, इट इज एक्सेप्टेबल टू मी, लड़ाई खत्म करो। सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन इसको मैं इसको यहां पे विजुलाइज कर रहा हूं, बिकॉज जो मकसद डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के थे वो आपके मकसद हासिल नहीं हुए हैं। और अगर इस लड़ाई को लंबा भी खींचेंगे, देखिए इसका इफेक्ट आज आपको देखना पड़ेगा दैट दिस वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे निकला है जिसको ईरान ने अपनी बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी से इस्तेमाल किया। और इसीलिए आज जो प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पे और उसकी मागा जो उसकी जो एक कैंपेन है, बेस है, हाँ कैंपेन है, वो उसको बोल रहे हैं देखिए अमेरिका में फूड प्राइसेस बढ़ गई। आप जीसीसी कंट्रीज का हाल देखिए, बिकॉज 1.4 मिलियन पीपल तो उनके लोकल है, उनके 10 मिलियन पीपल तो बाहर से काम कर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है। आज मॉल्स में चले जाइए, मॉल्स आपके खाली हो गए, बिकॉज जितने भी जीसीसी कंट्रीज हैं उनका खाना बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है वहां ठीक से, बात और वो है। आ नहीं पा रहा है ना। हम ऑयल की बात करते हैं, अब जो प्रेशर इनके ऊपर जीसीसी का पड़ रहा है कि भाई हमने आपको एयर बेसेस दिए, हमने आपको पैसे दिए, आपकी ऑयल कंपनीज यहाँ अमेरिका की सारी जो भी रिफाइनरी होती है उनकी ऑयल कंपनीज यहाँ पे काम करती है। रेवेन्यू पेट्रोल डॉलर कहां से आता है अमेरिका को? गल्फ से आता है, आज नहीं आ रहा है वो। तो ये चीजें रियलिटी है, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप कोई भी लड़ाई, एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है। जब उनको पिंच होगा कि $40 ट्रिलियन अमेरिका ऑलरेडी डेट में है, ऊपर से डेट और अपना बढ़ेगा ऐसी लड़ाई को छेड़ के, और और ये आपको जीसीसी जो कंट्रीज है ये रशिया की तरफ जा रही है। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने रशिया को क्यों कॉल किया, पुतिन को क्यों कॉल किया? इसको बीच में आने के लिए, लड़ाई को रुकवाने के लिए। लेकिन मुझे एक बात अभी बताइए ये जनरल साहब,
एक मिनट आपने रोकूंगा। मैं मानता हूं कि जो गल्फ की कंट्रीज हैं वो रशिया से भी बात कर रही होंगी, बाकी लोगों से भी बात कर रही होंगी, अमेरिका से भी बात कर रही होंगी, लेकिन इन कंट्रीज ने अमेरिका को पेट्रो डॉलर दिए, इन कंपनीज ने अमेरिका को पेट्रोल दिया, इन कंपनीज ने अमेरिका को प्रोटेक्शन मनी दी, इन कंपनीज ने अमेरिका को एयरबेसेस दिए, इन कंपनीज ने अमेरिका को सब कुछ दिया, इन कंपनीज ने अमेरिका को व्यापार दिया, लेकिन पिट भी ये अमेरिका के कारण ही रहे हैं। तो इनका ट्रस्ट तो खराब हुआ ना अमेरिका के प्रति। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात आपने बोली इस डिस्कशन में, और इसको हम आगे लेके जाएंगे। आज पेजेश्कियान ने माफी मांगी और इसको बोला कि हमसे गलती हुई, हमने आपके किए, क्योंकि आपके एयर बेसिस से हमारे ऊपर आपका हमला होता। आप जानते हैं कि अमेरिका ने आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यहाँ पे लगा रखे, एट कैंप्स बोलते हैं उसको। जी जी। और वो हिमार से एक्चुअली फायर होता है, हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम। वो आज तक फायर कर रहे हैं वहां से, वो अपने फायर को रोक नहीं रहे, और वो जानबूझ के कर रहे हैं कि अगर ईरान इसको रिटेलिएट करेगा जो वो कर रहा है, तो उसका कोलेटरल डैमेज भी होगा, और फिर ये जो गल्फ कंट्रीज हैं इसके रिश्ते ईरान से खराब होंगे। पर वो सच्चाई अभी सामने आ चुकी है। जीसीसी भी रियलाइज कर गया कि सबसे बड़ी गलती उन लोगों ने क्लिक की है कि अमेरिका को यहाँ पे एयरबेस। अगर आपको मैं एक हाइपोथेटिकल आपको सिनेरियो में यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे अगर अमेरिका के एयरबेसेस नहीं होते, अगर ये मान के चले, तो क्या इनके ऊपर अटैक करता ईरान? नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता। और जनरल साहब, मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत घूमा हूँ इन इलाकों के अंदर। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब ये गल्फ के जो कंट्रीज हैं वो भी ईरान से अपना झगड़ा नहीं शुरू करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरेबिया भी इस वॉर में कूद जाए, कुवैत भी कूद जाए, बहरीन भी कूद जाए, बाकी के देश भी कूद जाएं, लेकिन फिर भी ईरान और कतर के लोग आपस में कम्युनिकेशन बना के रख रहे हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो एक विंडो उधर भी खुला है कि कहीं ये शिया सुन्नी वाला मामला ना कन्वर्ट कर दे अमेरिका इसमें। देखिए, अमेरिका नाकाम हो रहा है इसमें, और इसको सुन्नी में भी नाकाम होगा। अजरबैजान को आप इसको जानते हैं कि ईरान ने कुछ ड्रोन उधर उसको मारे थे अजरबैजान में। आज अजरबैजान की स्टेटमेंट आई कि वो ईरान के साथ है, और इसको ये स्टेटमेंट ये भी आई है कि वो ईरान को अगर कोई भी एड चाहिए तो अजरबैजान देने के लिए तैयार। यू सी, आप इनकी पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाए, अमेरिका नहीं समझ पाए। सुन्नी और शिया का डिवाइड, अभी कोई इसको डिवाइड अमेरिका नहीं कर पाएगा इस लड़ाई में, और अल्टीमेटली ट्रम्प को मुंह की खानी पड़ेगी, और उसको सीज फायर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे भी होगा, ये दोनों देश मिलकर सीज फायर एक्सेप्ट करेंगे। देखना ये दिलचस्प हो जाएगा कि ये कितने दिनों के अंदर होता है। जनरल साहब, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, पूर्णिमा जी आप भी जुड़ती हैं, लगातार हम बात करते रहते हैं। हमारा विश्लेषण, हमारा ये पूरा का पूरा प्रयास आपको खबर को समझाने का लगातार जारी रहेगा। आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।